तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आज पहला दिन आपका आरएस 2026 को टारगेट करते हुए बैच है। तो आरएस प्रीलिम्स की आपकी डेट भी 29 नवंबर की है। हमने जो प्लान तैयार किया उसमें 5 महीने 900 घंटे है ना। तो बिल्कुल एक डेडिकेशन के साथ में आपको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति जो है वो सबसे अधिक मायने रखेगी। टीचर तो यहां पर आएगा, टीचर एक्यूरेट 5-2-4 मिनट ऊपर हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट क्लास में पहुंच जाएगा। और प्लस हमने एक पूरा शेड्यूल इसका तैयार किया है। अगर प्री का बैच है तो इस समय हम पूरा टारगेटेड रहेंगे प्री के बेस के ऊपर। और आपसे ये रहेगा कि आप एक तो क्लास में उपस्थित रहें, और जो जोश आपका आज है वो जोश आपका लास्ट मोमेंट तक, मतलब एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक वो मोमेंट बना रहे। क्लास को इस आधार पे ना लें कि यार ये सब्जेक्ट अच्छा है वो सब्जेक्ट बेकार है। कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं है। आपको टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन समस्याओं को अगर आप समस्याओं के रूप में देखते हैं तब तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और समस्याओं को जब चैलेंज के रूप में देखेंगे कि मेरे सामने चुनौती है कि मुझे हिस्ट्री कम आती है लेकिन मैं हिस्ट्री को और बेस्ट करने का प्रयास करूंगा, मुझे मैथ्स कम आती है लेकिन मैथ्स को और बेटर करने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात, जो इस समय टॉपिक चल रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। यहां पर आई हुई फैकल्टी ऐसे नहीं भाई आप में से 10 को हिस्ट्री आती है तो मैं हिस्ट्री को डायरेक्ट ऊपर से लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आज हमने जो स्टार्ट किया है उस टॉपिक का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है और वहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसको हम देखेंगे। आज स्टार्ट हम कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री को। तो आधुनिक भारत का इतिहास, और जब आप आधुनिक भारत का इतिहास लें तो सबसे पहले जो है अपना जो भी कॉपी आपने बनाई है उस कॉपी में सबसे पहले जो आपका पाठ्यक्रम है उसको जरूर देखें और उसका 4-5 बार उसको रिवाइज करें, याद करें कहां पर कोमा है कहां पर फुल स्टॉप है। वो एक अहम रोल अदा करेगा। तो सबसे पहले आरएस प्रीलिम्स का विस्तृत विश्लेषण, और उसमें आपका ये पेपर 150 क्वेश्चन होंगे, अधिकतम 200 अंक, 3 घंटे का समय होगा। ये अगर आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री में, तो इंडियन हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन प्रश्नों में ये 10, 10, 14, 9, 12 और 11, मतलब पूरे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को मिलाकर के जो है ये 10, 10, 14, 9, इसमें राजस्थान शामिल नहीं है, राजस्थान का अलग है ये अलग। 14, 15, 11, 15, 16, 17 राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये 10 है। अब इस 10, 10, 10, 14 में ये फिक्स नहीं है कि आधुनिक भारत के इतिहास के कितने क्वेश्चन आएंगे, प्राचीन काल के कितने आएंगे और मध्यकाल। अगर ये फिक्स हो जाए तो फिर घंटे भी फिक्स हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान राजस्थान से संबंधित 30%, सामान्य ज्ञान भारत संबंधित 26%, सामान्य विज्ञान, टेक्नोलॉजी, गणित, तर्कशक्ति, समसामयिकी 44%। ये एक एवरेज हमने लिया है यहां पर, लेकिन ओवरऑल जब देखोगे ना आप, तो ये पूरा पीडीएफ आप एक बार घर पे जाके जरूर देखना जिसका विश्लेषण हमने किया है। जो आपका इतिहास का पॉइंट होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का जो बिंदु है, और स्पेशली आधुनिक भारत के इतिहास में जो है उसकी जो सबसे बड़ी घटना होगी, इसको हम पढ़ेंगे। वो इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी कि 1947 में, 1947 में भारत को आजादी प्राप्त हुई। 1947 में भारत को आजादी मिली और उसी दिन हमारा विभाजन भी हो गया। ये हमारे इतिहास की सबसे बड़ी, अगर ऐतिहासिक घटना माने तो आजादी है और त्रासदी माने तो विभाजन है। मतलब आधुनिक भारत के इतिहास का लास्ट पॉइंट ये रहेगा। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ तो जाहिर सी बात है 1947 से पहले जो है, अगर हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इससे पहले हम क्या थे, गुलाम थे, तभी तो वहां आजादी लिखी।
और फिर हमने जब एनालिसिस किया तो पता लगा हम गुलाम जो थे ना, वो गुलाम अंग्रेजों के बने, गुलाम अंग्रेजों के बने। और इस कड़ी में अंग्रेज जो है, अंग्रेज नहीं, बहुत सारे यूरोपियंस जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए। और व्यापार करते करते भारत में स्पेशली अंग्रेज जो है वो एक राजनीतिक शक्ति बने। और राजनीतिक शक्ति बनकर किस प्रकार से उन्होंने हमारा आर्थिक सामाजिक शोषण किया, और उस शोषण ने हमें गुलाम बनाया। और फिर हमने जो संघर्ष किया, वहां से चलेगा राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जिसको हम स्वतंत्रता का संघर्ष कहेंगे। और वही राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो बेसिकली आजादी के रूप में लेके जाएगा। तो एक पढ़े तो हम एक कहानी के रूप में पढ़े। एक मिनट, फाइल जो सिलेबस वाली है, देखो ये आधुनिक भारत का इतिहास है, जो आरएस 2026 के अंदर जो आपका एग्जैक्टली सिलेबस आया है। पहली बात तो 2021 में, 21 से पहले, मतलब आरएस 2021 जो था ना, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखोगे तो आरएस 2021 से शुरू हुआ है, 19वीं शताब्दी से लेकर 1964 तक था। और आरएस 2018 आप देखोगे, आरएस 2018, तो वहां पर आपको मिलेगा 18वीं शताब्दी से लेकर और 1964 तक। और आरएस 2026 जो आया है उसमें सिलेबस आपका दिया है 19वीं शताब्दी से लेकर 2000 तक। मतलब बड़ा डिफरेंस आपको ये दिखाई देगा। 2021 से पहले कहां से शुरू था? 18वीं शताब्दी से, 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी का मतलब होगा 1701, 1702, ये वाला होगा। और जो आरएस 2021 आया उसमें आया 19वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से 1964। और 2026 में 19 से बढ़ाकर कहां तक कर दिया है? 2000 तक की घटनाओं को उसमें शामिल किया गया। ये आपका एग्जैक्टली सिलेबस है। जो नया टॉपिक इस बार आपका जुड़ा है वो जुड़ा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्रतिरोध, मराठा, मैसूर और सिख। मतलब ये हुआ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मैं परिभाषित करूंगा कि जब कोई राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर किसी और क्षेत्र पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसकी इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। और चूंकि ब्रिटेन ने किया तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद होगा, ब्रिटेन अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा और स्पेशली भारत में करेगा, तो प्रतिरोध का मतलब किन किन ने विरोध किया था। उन विरोध करने वाले राज्यों में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन आपको जो स्टेट पढ़ने हैं वो 3 स्टेट पढ़ने हैं, मराठा, मैसूर और पंजाब। सिख मतलब क्या हो गया? पंजाब स्टेट। एक स्टेट मेरी तरफ से होगा और वो होगा बंगाल राज्य। अब आपको सर बंगाल हम क्यों पढ़े? क्योंकि बिना बंगाल को पढ़े आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे। अंग्रेजों की जो राजनीतिक शुरुआत हुई वो कहां से हुई? बंगाल से। 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर युद्ध। और अंग्रेज भारत में जितनी भी नीतियां लेके आए, जितनी पॉलिसीज लेके आए, उन पॉलिसीज का आरंभ उन्होंने जो किया वो सबसे पहले बंगाल से किया। वो कहां मिलेगा? ये आपका तीसरा चैप्टर जो है, ब्रिटिश राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां। ये नीतियां जितनी उन्होंने इंप्लीमेंट की सबसे पहले, उसका जो स्पॉन्सर्ड स्टेट था वो बंगाल था। इसलिए हम एक राज्य बंगाल पढ़ेंगे, क्योंकि बिना बंगाल को पढ़े ये बाकी वाले टॉपिक हो नहीं पाएंगे। फिर 1857 का विद्रोह, उसके बाद में अंग्रेजों की राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां कौन सी थी। अब इसमें क्या पढ़ेंगे राजनीतिक के अंदर? राजनीतिक में जैसे देखो आप, सबसे पहले बंगाल में जब उनके शासन की शुरुआत हुई तो वारेन हेस्टिंग रिंग फेंस पॉलिसी की शुरुआत करता है। तो रिंग फेंस क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली लेके आएगा, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी शांतिपूर्ण विलय का व्यप्रत का सिद्धांत लेके आएगा, इसको हड़प नीति कहते हैं। वो सब आएगी राजनीतिक में। आर्थिक में इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब नीतियां इसमें आएगी। प्रशासनिक नीतियों में मतलब अंग्रेजों ने सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, पुलिस सेवा, इसमें कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई। उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब आपके आएंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में। उसके बाद होगा स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसका विकास, मतलब कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, प्रमुख घटनाएं। ये नया जुड़ा है आपके विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन। विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन मतलब
कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए, वो भी इसमें आएगा। और उसके बाद में स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, कैसे हम आजादी की तरफ बढ़े। और चूंकि 15 अगस्त को जब हम आजाद हुए उसी दिन हमारा विभाजन हो गया, तो भारत के विभाजन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? तो 1905 का बंगाल विभाजन, 1909 का मार्लिमेंटो सुधार, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1937 के चुनाव, ये सब किस में आएंगे? विभाजन की ओर। और उसके बाद में एक टॉपिक आपका है स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण 2000 तक, राज्यों का पुनर्गठन। यहां से पिछले 2 वैकेंसी में लगातार क्वेश्चन आ रहा है। नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, मतलब नेहरू युग में कौन कौन सी संस्थाएं बनी, योजना एवं आर्थिक सुधार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। ये आपका आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस है। तो सबसे पहले तो आपके पहले पेज पर आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या होगा, जब हम एक सूत्र देते हैं कि आप जो है जब भी पढ़े तो ये ध्यान रखें SPRP, कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस सबसे पहले पता, उसके बाद P फॉर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पिछले सालों में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जब आप देखोगे, मान लो कि आपने 2012 का पेपर देखा और उसमें पूछा गया भारत में फ्रेंच कंपनी का पहला मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया और मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो आपके दिमाग में होगा सर पिछले साल तक क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में और आपने उसको कराया नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, पहले सिलेबस आपका 18वीं शताब्दी से था, अब सिलेबस कहां से आ गया है? 19वीं शताब्दी से, इसलिए उस टॉपिक को बहुत कम पढ़ना आपको, तो ये ध्यान रखना। R फॉर रिवीजन, जैसे आज जो पढ़ाया है वो आज ही आपको रिवाइज करना है और यही आपके कॉन्फिडेंस का मानक होगा। तो S फॉर सिलेबस, P फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, R फॉर रिवीजन, और फिर जितना पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, कितना आप अभ्यास कर पाते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं जो पिछले 4-5 साल से RS की तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्री पास नहीं कर पा रहे, और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं जो वैकेंसी आने के बाद जुड़े लेकिन टारगेट पर सीधा अटैक किया, टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियस लिया और कम से कम नोट्स उनके पास में थे। ज्यादा नोट्स अगर आपके पास में है तो आप ये समझ लो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जा रहे हो, एग्जाम के परिक्षेत्र से बाहर जा रहे हो। तो रिवीजन तभी हो पाएगा जब नोट्स आपके पास कम से कम होंगे और फिर उसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब टेस्ट सीरीज करना है, टेस्ट करना है। जैसे आप लोग यहां जुड़े हो तो आप जैसे 7 दिन हो जाए उसके बाद में आपका टेस्ट होना चाहिए। आप मैनेजमेंट के पास वैसे जाने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन टेस्ट देना अनिवार्य है। सब लोग अधिकतम संख्या में टेस्ट देने आओगे तो माहौल बनेगा कि यार कल टेस्ट है, यार मेरी तैयारी नहीं है। तैयारी कभी नहीं हो पाएगी, जितना आपको याद है उतना टेस्ट देना है। तो ये सिलेबस देखने के बाद देखो, इसमें एक चीज जो कॉमन है वो है ब्रिटिश, अंग्रेज। तो थोड़ा सा हमें इनका बेसिक पढ़ना जरूरी है कि अंग्रेज किस रूप में आए और कब आए, कैसे आए। क्योंकि 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे तो 1857 क्रांति जब पढ़ेंगे तो वहां होगा परिणाम क्या हुए, तो हम कहेंगे नंबर 1, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। तो मैं पॉइंट डायरेक्ट लिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएंगे आपको, इसलिए थोड़ा सा हमें किसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजों का। और अंग्रेजों का बेसिक पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। ये तो सिलेबस हो गया आपका, देखो आप ये ब्रिटेन, ये आपकी आंखों के लिए मैंने स्क्रीन को काली कर दिया है ताकि आप अधिक समय तक देख सको। ये ब्रिटेन, और ब्रिटेन की आज भी ध्यान रखना, ब्रिटेन की जो राष्ट्राध्यक्ष है, ब्रिटेन की हेड ऑफ द नेशन जो है वो ब्रिटिश महारानी होती है। ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष कौन होती है, ब्रिटिश महारानी होती है। और उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। ब्रिटेन की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ फर्स्ट थी। और ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी, ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी, और उस प्राइवेट कंपनी जो थी उसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी और उस प्राइवेट कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। और मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की जो कंपनी थी, इसने सोचा कि जिस प्रकार से अन्य यूरोपियन देश
भारत से पैसा कमा के ला रहे हैं, हमें भी भारत पहुंचना चाहिए, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले 100 साल पहले पुर्तगाली भारत में आ गए थे और पुर्तगालियों ने भारत से बेशुमार पैसा कमाया। तो ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी वो भी सोच रही कि हम भी पैसा कमाएं, तो ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स, और इस मर्चेंट एडवेंचर्स ने पूरब के साथ व्यापार करने के लिए एक अनुषंगी कंपनी की स्थापना की। अनुषंगी कंपनी की स्थापना की, अनुषंगी को इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। और जिस सब्सिडरी कंपनी की स्थापना की, उस सब्सिडरी कंपनी का नाम था गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये उस प्राइवेट कंपनी का नाम था। देखो, अगर ये प्राइवेट कंपनी तो ये भी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि जैसे अनुषंगी का मतलब होता है जैसे रिलायंस एक कंपनी का नाम है, और रिलायंस ने ही कुछ इन्वेस्टमेंट करके और जियो की स्थापना की। तो जो जियो कंपनी है वो बेसिकली किसकी सब्सिडरी कंपनी है? रिलायंस की। टाटा एक कंपनी का नाम है, टाटा नमक उसकी सब्सिडरी कंपनी है। टाटा एक कंपनी का नाम है, और ज़्यूडियो जो आप बगल में है ये किसकी सब्सिडरी कंपनी है? टाटा की, है ना। वोल्टाज टाटा की कंपनी। ऐसे ही इस मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक अनुषंगी कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और इसी को आप लोग ध्यान रखना, इसी कंपनी को इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो कंपनी है जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम EIC है, जिसकी स्थापना 1599 में हुई, इस कंपनी का रियल नेम जो था गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। सर, हम इस कंपनी को क्यों पढ़े? इस कंपनी को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि भारत में सबसे पहले सरकार नहीं आई, ब्रिटेन की सरकार नहीं आई, बल्कि ब्रिटेन से एक प्राइवेट कंपनी व्यापार करने आई, और उस प्राइवेट कंपनी ने भारत में 100 साल तक राज किया। तो उस कंपनी का नाम था EIC। अब जैसे आज की तारीख में भारत की रिलायंस कंपनी अगर ऑस्ट्रेलिया जाए, भारत की उत्कर्ष कंपनी अगर दुबई में अपनी ब्रांच स्टैब्लिश करे, तो उसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी, अगर आप एक बड़ी पूंजी लेके जा रहे हो तो ऐसे ही इस कंपनी ने ब्रिटिश महारानी से भी अनुमति ली। ब्रिटिश महारानी का मतलब होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे भारत में कोई भी बड़ा काम हो तो सिग्नेचर राष्ट्रपति के होते हैं, तो ऐसे ही ब्रिटिश महारानी ने एक रॉयल ऑर्डर जारी किया। ब्रिटिश महारानी ने एक शाही आदेश जारी किया, और इस शाही आदेश के द्वारा, यह शाही आदेश जारी हुआ 31 दिसंबर 1600 को, और इस शाही आदेश जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, इस शाही आदेश के द्वारा इस कंपनी को ये एकाधिकार दिया गया कि ये कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती है। और इसको जो व्यापार का अधिकार दिया गया, ये व्यापार का अधिकार व्यापारिक एकाधिकार के रूप में था। इसको हम कहेंगे ट्रेड मोनोपोली। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होगा जैसे राजस्थान सरकार ने उत्कर्ष को एकाधिकार दे दिया राजस्थान के अंदर, तो मतलब होगा राजस्थान में कोई और कोचिंग नहीं खोल सकते। यहां पर एकाधिकार का मतलब है कि ब्रिटेन से भारत आकर व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास में होगा? EIC के पास। सर एक बात बताओ सर, क्या पुर्तगाल की कोई कंपनी भारत में आ सकती है? पुर्तगाल की आ सकती है, स्पेन की आ सकती है, फ्रांस की आ सकती है, लेकिन ब्रिटेन से भारत आकर व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास में होगा? EIC के पास में होगा। और ध्यान रखना, यह अधिकार शुरुआत में कितने सालों के लिए था? 15 साल के लिए। शुरुआत में कितने साल का था? 15। लेकिन यह अवधि खत्म होती उससे पहले 1609 में इस व्यापारिक एकाधिकार को असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया, अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब मैं कह रहा हूं कि इस बार जो भारत में आ रहा है वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत नहीं आया है। मतलब अभी तक हमारे पर जितने भी हमले हुए वो सब हमले जो है वो इस रूट से हुए, इधर से होंगे। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि इस बार जो आने वाला है वो इधर की बजाय इस समुद्र के रास्ते भारत आने का प्रयास करेगा। मतलब
अब जो आ रहे हैं वो इस रूट से आएंगे और आगे चलकर इधर से आएंगे, मतलब जो आ रहे हैं वो समुद्र के रास्ते आ रहे हैं। और दूसरी बात, आक्रमणकारी बन के नहीं आ रहे हैं, बल्कि व्यापारी बन के आ रहे हैं। तो इस क्रम में जिस कंपनी का आगमन हुआ उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। और मैं आपको बता दूं कि भारत में 213 साल तक, कितने साल तक, क्योंकि इस कंपनी का एकाधिकार कितने साल तक रहेगा, 213 साल तक भारत में कोई भी अंग्रेज आया, चाहे डॉक्टर आया, चाहे इंजीनियर आया, चाहे व्यापारी बन के आया, वो किसके रास्ते भारत आएगा, तो मैं कहूंगा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार किसको दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर क्वेश्चन होगा कि सर जिस समय कंपनी भारत में आ रही है व्यापार करने के लिए, कंपनी की स्थापना जो हुई है, उस समय भारत में कौन सा साम्राज्य था सर, तो भारत में उस समय मुगल साम्राज्य था। और मुगल साम्राज्य के अंदर भी कौन सा मुगल बादशाह इस समय यहां पर है, तो मुगल बादशाह का नाम क्या है, अकबर। मतलब जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आएगी, उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन है, अकबर है। हम किसी और को तो बेवकूफ मान सकते हैं, लेकिन कम से कम किसको नहीं मान सकते, अकबर, क्योंकि अकबर एक सॉलिड किंग था। तो उसके समय इन कंपनियों का भारत में व्यापक स्तर पर आगमन हो रहा है। तो पहले 2-3 पॉइंट लिख लो आप। अच्छा, इस वाली कॉपी में जो ये टारगेटेड बैच है, इसमें कोई भी फालतू की चीज आपको नहीं लिखाई जाएगी। जो लिखाया जाएगा वो मैटर वही होगा जो एग्जाम में आ रहा है। इवन मैं मेंस की भी कोई चीज नहीं लिखाऊंगा इसके अंदर। जैसे ये टॉपिक आपका मेंस में नहीं है, ध्यान रखना। ये टॉपिक जो है, ये वाला टॉपिक आपका मेंस में नहीं है। ये वाला ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उसका प्रतिरोध मेंस में नहीं है, केवल किसमें ये प्री एग्जाम के अंदर है। तो लिखो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लो पहले, भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन। अब उसमें सबसे पहले लिखना मर्चेंट एडवेंचर्स, मतलब इसको नंबर 1 बना लो आप, और फिर इसके आगे लिख देना मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स। अब लिखना डेस करके, ये ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी। ये ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी। ये ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी। ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी। इसने 1599 में, इसने 1599 में एक अनुषंगी कंपनी की स्थापना की। एक अनुषंगी कंपनी की स्थापना की। अनुषंगी कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। एक अनुषंगी कंपनी की स्थापना की। अनुषंगी कंपनी की स्थापना की। अनुषंगी कंपनी की स्थापना की, जिसका वास्तविक नाम, अनुषंगी कंपनी की स्थापना की जिसका वास्तविक नाम गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन, गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन, गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था। गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था। गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था। ईस्ट इंडीज था। इसका लोकप्रिय नाम, इसका लोकप्रिय नाम, इसका लोकप्रिय नाम, इसका लोकप्रिय नाम EIC था, या लिख दो ईस्ट इंडिया कंपनी था। इसका लोकप्रिय नाम EIC था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, ये पहला चेंज करना। अब लिखना एलिजाबेथ फर्स्ट।
एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट लिखना। ये ब्रिटेन की महारानी थी, ये ब्रिटेन की महारानी थी, ये ब्रिटेन की महारानी थी जिसने 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को एक शाही आदेश जारी किया। 31 दिसंबर 1600 को एक शाही आदेश जारी किया। 31 दिसंबर 1600 को एक शाही आदेश जारी किया, शाही आदेश जारी किया, जिसके द्वारा ईआईसी को, जिसके द्वारा ईआईसी को, ईआईसी को भारत के साथ, ईआईसी को भारत के साथ व्यापार करने का, भारत के साथ व्यापार करने का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। भारत के साथ व्यापार करने का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। भारत के साथ व्यापार करने का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। ये एकाधिकार, ये एकाधिकार आरंभ में 15 वर्षों के लिए था। ये एकाधिकार आरंभ में 15 वर्षों के लिए था। ये एकाधिकार आरंभ में 15 वर्षों के लिए था, परंतु 1609 में, 1609 में इसे असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया। 1609 में इसे असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया। 1609 में, मतलब देखो वो 15 साल की अवधि खत्म नहीं हुई है, उससे पहले ही इसको असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लिखो नोट करके, नोट करके। जिस समय कंपनी की स्थापना हुई, जिस समय कंपनी की स्थापना हुई, जिस समय कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत में मुगल बादशाह, जिस समय कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल बादशाह, भारत में मुगल बादशाह अकबर था। 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 फिर आप चेंज करना और लिखना ईआईसी से, ईआईसी और ब्रैकेट में लिख दो शुद्ध व्यापारी कंपनी। अगर ये शुद्ध व्यापारी कंपनी के रूप में काम करती है, ईआईसी ब्रैकेट में शुद्ध व्यापारी कंपनी से भारत को लाभ क्या था? ईआईसी से भारत को लाभ क्या है? मतलब एक छोटे से परिचय के माध्यम से आप समझ गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। एक प्राइवेट कंपनी है, भारत में किस लिए आई है? व्यापार करने के लिए आई है। अगर वो एक प्योर ट्रेडिंग कंपनी के रूप में काम करती है तो हमें लाभ क्या है? जैसे अभी आप आज जयपुर आए हुए हो, आप शुद्ध स्टूडेंट हो, प्योर स्टूडेंट हो, तो जयपुर को फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने फीस जमा कराई, आपने रूम लिया, आपने बैग लिया, आपने स्टेशनरी ली, मतलब आपकी जेब से पैसा खर्च होकर जयपुर में आ रहा है। लेकिन आप 1 महीने बाद ही आपने सुबह सुबह कोचिंग की और शाम को आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब जयपुर में जितना दे रहे हो उससे ज्यादा आप ले रहे हो, तो फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब तक कंपनी शुद्ध व्यापारी कंपनी है तब तक भारत को लाभ होगा। सर आपसे एक बात पूछनी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुद्ध व्यापारी कंपनी के रूप में काम कब तक किया? तो ध्यान रखना, ये कंपनी भारत में 1600 में आई और 1757, मतलब 157 साल तक, 157 ईयर्स तक इसने शुद्ध व्यापारी कंपनी के रूप में काम किया है। और हम क्या कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। जैसे क्या होता, आपकी 3 क्लास बहुत अच्छी चली,
7 दिन आपकी क्लास बहुत अच्छी चली, बहुत आपको पढ़ने में मजा आया, लेकिन गलती से एक क्लास में आपको समझ में नहीं आया, तो आप पूरा, क्या मतलब यार, इसलिए थोड़ी हुआ था हमारा एडमिशन, ये थोड़ी था। आपने 7 दिन की चर्चा कभी नहीं की, लेकिन एक दिन आपको थोड़ा सा हल्का सा असंतोष हुआ और आपने बखान शुरू कर दिया। आप जब भी रूम से आते हैं, हर बार आपको 500 का नोट मिलता है बीच रास्ते के अंदर, आपने जेब में डाला, किसी को नहीं कहा। एक दिन आपके 100 रुपए खो गए, आपने जहां मिला, चाय वाला भाई साहब यार मर गए यार, क्या हुआ, 100 का नोट खो गया। इंसान हमेशा शोषण की चर्चा करता है, लाभ की चर्चा नहीं करता है। हमें 157 साल तक इस ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत लाभ हुआ है। सर वो लाभ किस किस रूप में था? तो नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जब ये व्यापारिक कंपनी होगी तो भारत में किसका आगमन होगा? तो नंबर 1, विदेशी मुद्रा का आगमन, विदेशी मुद्रा का आगमन। नंबर 2, भारतीयों को घर बैठे उसकी वस्तुओं की खरीदार मिलना। इससे बड़ी क्या हो सकती है? कोई खुद हमारे यहां पर सामान लेने आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हमारे से क्या खरीद रहे हैं? हमारे से मसाले खरीद रहे हैं, हमारे से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीद रहे हैं। और अगर ये भारत में व्यापार करेंगे तो नंबर 3, भारतीय राज्यों को टैक्स की प्राप्ति होगी। भारतीय राज्यों को किसकी प्राप्ति होगी? टैक्स की प्राप्ति होगी। और नंबर 4, हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रचार भी हमारा होगा। मतलब ये 4 लाभ हमें हुए। और उस जमाने में भारत में विदेशी मुद्रा का आगमन किस रूप में हुआ था? तो सोना चांदी के सिक्के हुआ करते थे। किसी देश में, किसी घर में, किसी परिवार में पैसा आए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पैसा जाए, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। पैसा आना चाहिए। और ये पूरी दुनिया भाग रही है किसके लिए? कि घर में पैसा आए। तो देखो आप, नंबर 1 विदेशी मुद्रा का आगमन। अब एक बार बोर्ड पे देखो, लिख लेना आराम से। हमें जो लाभ हो रहा है उसी में हमारा शोषण छुपा हुआ है कि 1757 के बाद ये भारतीय राज्यों को टैक्स देते थे। 1757 के बाद ये टैक्स लेने लग जाएंगे। जो कंपनी टैक्स देती थी वो कंपनी टैक्स लेने लग गई। शोषण का पहला पॉइंट। फिर इन्होंने हमारे टैक्स से क्या किया? व्यापार। तो बाहर से विदेशी मुद्रा का आगमन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और नंबर 3, भारतीयों को घर बैठे उसकी वस्तुओं के खरीदार तो मिलेंगे, लेकिन हमारे पैसे से हमारा सामान खरीदा गया। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, 157 साल तक अंग्रेजों ने हमें लाभ दिया, तो जितने दिन तक कोई लाभ देगा उतने दिन तक वापस शोषण भी करेगा वो। तो अगले 157 साल तक प्योरली हमारा क्या होगा? शोषण। तो पहले ये 4 पॉइंट लिख लो आप। अब देखो, ये कंपनी भारत में व्यापार, लिख लिया सबने? ये कंपनी जब भारत में व्यापार करने आएगी तो जाहिर सी बात है, ये कंपनी जगह जगह पर अपनी फैक्ट्रियां खोलेगी, अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करेगी। ये व्यापारिक केंद्र आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ये आपका सिलेबस 19वीं शताब्दी से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन 2-3 पॉइंट समझना कि अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन से शहर बसाए। मतलब पॉइंट हमारा है, अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए 3 आधुनिक शहर। और बसाए क्या? वो उन्होंने तो व्यापारिक केंद्र खोले थे, लेकिन कोई भी व्यापारिक केंद्र जब लगातार उन्नति करेगा तो सिटी बन जाएगा। इस क्रम में आप देखोगे तो सबसे पहले यहां पर 1639 और यहां पर मद्रास इन्होंने बनाया था। यहां पर एक किला बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और उसी किले के आसपास बस्तियां बसती गई और ये अपने आप में एक पूरा मुकम्मल शहर बन जाएगा। 1668 बॉम्बे, आप लोग ध्यान रखना, अंग्रेजों का बसाया हुआ है बॉम्बे, ये 1668।
और यहां पर 1698 और इस सिटी का नाम है कलकत्ता और यहां पर जो किला बनाया गया था उसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम इसका नाम था। तो यहां पर आप देखोगे अंग्रेजों ने कौन से 3 आधुनिक शहर बसाए। ये पूछेगा नहीं, ध्यान रखना। जो पूछेगा मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ध्यान आना चाहिए। पूछेगा क्या? अंग्रेजों का मुख्यालय, मतलब उनका हेडक्वार्टर कौन सा रहा। तो मुख्यालय जो उनका रहा उसमें नंबर 1 पहला मुख्यालय अंग्रेजों का बना है मद्रास, और ये 1639 से लेकर लगभग 1774 तक रहता है, ये 1774। और उसके बाद जो है अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कौन सा बन जाएगा? कलकत्ता। कलकत्ता जो बनता है वो 1774 से लेकर आपका 1912 तक। और नंबर 3 दिल्ली जो बनता है वो बनता है 1912 से लेकर 1947। आप लोग ध्यान रखना, कलकत्ता को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में होती है, लेकिन राजधानी बनती कब है? 1912। ये 3 सेंटर है। सबसे पहले आरंभ में अंग्रेजों का मुख्यालय कौन सा रहा है? मद्रास। उसके बाद दिल्ली। मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उसका प्रतिरोध, तो अंग्रेजों के किस हेडक्वार्टर से बार बार उनको सूचना मिलती रहेगी। तो पहले तो ये बना लो, आप उतार लिया, इसके बाद ये लिख लो। आप आगे बढ़े। देखो आप एक पॉइंट और समझना, और वो आपका है कि EIC की भारत में राजनीतिक जीत, अंग्रेजों की राजनीतिक जीत जो है, अंग्रेजों की राजनीतिक जीत भारत में कहां से मानी जाती है? राजनीतिक जीत तो लिख लो मेरे साथ साथ में, 1757 का प्लासी का युद्ध। इसको मैं अलग से लूंगा प्लासी के युद्ध को, लेकिन अभी जस्ट आप इतना ही समझना, प्लासी का युद्ध और बंगाल पर विजय। बंगाल पर विजय, अंग्रेजों की जो भारत में राजनीतिक जीत जो हुई है वो 1757 का प्लासी का युद्ध माना जाता है, और जब बंगाल पर उनकी जीत हुई थी। बंगाल पर जीत। अब इसके बाद में एक पॉइंट आता है, और वो पहले समझ लो, उसके बाद आप लोग लिख लेना। पॉइंट हमारा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। अगर मैं साम्राज्यवाद से पहले ये ब्रिटिश हटा दूं, एक बार आप बोर्ड पर देख लो, मैंने ब्रिटिश हटा दिया। साम्राज्यवादी कोई भी देश हो सकता है। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर अधिकार कर लिया, ये भी क्या है? एक प्रकार का ये साम्राज्यवाद है। अब साम्राज्यवाद की एक सिंपल परिभाषा हम देखें तो ये होगा, जैसे मान लीजिए ये ब्रिटेन है। कोई भी देश अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर, कोई भी देश अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर किसी और क्षेत्र पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। कोई भी देश अपने भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निकलकर किसी और क्षेत्र पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, तो इसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। और फिर जिस पर राजनीतिक नियंत्रण किया, अगर उसका आर्थिक शोषण भी शुरू कर दिया जाता है, तो वो क्षेत्र जो है उस संबंधित देश का क्या बन जाएगा? उपनिवेश। और इस प्रकार के शासन को हम कहेंगे औपनिवेशिक शासन। इसी प्रकार के शासन को हम कहेंगे औपनिवेशिक शासन। मतलब जहां पर साम्राज्यवाद होगा उसकी अगली कड़ी में क्या आएगा? औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल। जब कोई देश अपने भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निकलकर किसी और क्षेत्र पर
अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है तो इसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद। और फिर जिस पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, अपनी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण भी करे, तो ये पूरा रूल जो होगा, पूरा शासन जो होगा, शासन की इस प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? औपनिवेशिकता या औपनिवेशिक शासन कहा जाएगा। तो पहले एक परिभाषा लिख लो आप, लिखना ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद लिखना। जब ब्रिटेन ने अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर, जब ब्रिटेन ने अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर, जब ब्रिटेन ने अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर अन्य क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर, अन्य क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर, अन्य क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर, अन्य क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो इसी प्रवृत्ति को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की संज्ञा दी गई। तो इसी प्रवृत्ति को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की परिभाषा दी गई या ब्रिटिश साम्राज्यवाद की संज्ञा दी गई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की संज्ञा दी गई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब एक बार वापस आ जाओ। हम पहुंच गए हैं यहां पर। ये मैंने बेसिक पढ़ा दिया आपको आधे घंटे 40 मिनट के अंदर कि भारत में कंपनी व्यापार करने के लिए आई, व्यापार करते करते राजनीतिक शक्ति बन गई, राजनीतिक शक्ति बनने की शुरुआत उसकी बंगाल से हुई। मतलब भारत में जितने भी संसाधन यूज में लिए जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए, वो संसाधन किस राज्य के हैं? मतलब अंग्रेज मैसूर को जीतेंगे लेकिन पैसा किसका है? वो भारत के बंगाल का पैसा है। अब यहां पर आपका टॉपिक दिया हुआ है ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उसका प्रतिरोध। जब ब्रिटिश अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो किस किस राज्य ने प्रतिरोध किया, किस किस राज्य ने उसका विरोध किया? बहुत सारे राज्यों ने विरोध किया, ध्यान रखना। लेकिन आपके सिलेबस में केवल कितने हैं? 3। आप सोचोगे 3 नहीं किया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कितने पढ़ने? 3। मतलब आप खुशकिस्मत हो कि आरपीएससी अगर ये लिख के छोड़ देती ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उसका प्रतिरोध, तो जहां जहां प्रतिरोध हुआ वो सब स्टेट पढ़ने पड़ते। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि यहां पर केवल क्या दिया है? मराठा, मैसूर और सिख। इसमें भी मैं कह रहा हूं कि मैं एक राज्य मेरी तरफ से पढ़ाऊंगा आपको। कौन सा? बंगाल। और ये क्लास जो मेरी चलेगी और जब और टीचर चल रही, ये टू द पॉइंट एकदम टारगेट पर है। आप पूरी तरह पे हमारे से भरोसा कर सकते हो कि सर जो आप पढ़ाओगे सर, हम उन्हीं चीजों को पढ़ के जाएंगे। बस जो टॉपिक दिया हुआ है, जैसे यहां मैसूर लिखा हुआ है, तो मैसूर का ए से लेकर जेड तक आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद नहीं पढ़ना है क्योंकि हैदराबाद सिलेबस में नहीं है। जो दिया हुआ है उसको एग्जैक्टली उसी रूप में कर लो, वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो अब शुरू करें सिलेबस को। तो इस कड़ी में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं प्रतिरोध और देश के लिख दो मैसूर राज्य। ये आपकी हेडिंग होगी ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं प्रतिरोध। और स्टेट कौन सा पढ़ रहे हैं हम? मैसूर। ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं प्रतिरोध, स्टेट आपको क्या? मैसूर। पढ़ना क्या क्या है? एक तो जो क्लास में करवाया जा रहा है वो, और एक आपको जो यहां उत्कर्ष के नोट्स मिलेंगे, इन दोनों को मिला के पढ़ लेना।
बाकी किस चीज की आवश्यकता नहीं है। सर हम कोई और किताब पढ़ के आए हैं क्या? हम आ रहे ना पढ़ के किताब तो आपके लिए। इस समय आपके पास वक्त नहीं है, इस समय तो जो चल रहा है उसको आप बहुत बढ़िया से कर लो। तो टॉपिक का नाम क्या है? मैसूर। सबसे पहले तो सर ये बता दो सर कि जिस मैसूर को हम पढ़ने जा रहे हैं उस मैसूर का आज नाम क्या है सर? तो उस मैसूर का जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसी मैसूर को आज हम कहते हैं कर्नाटक। मैसूर का आज नाम क्या है? कर्नाटक। लेकिन ध्यान रखना, आजादी से पहले यहां पर एक कर्नाटक हुआ करता था। मतलब यहां पर भी एक कर्नाटक नाम का स्टेट था, जैसे बंगाल था ना वैसे यहां पर क्या था? कर्नाटक। लेकिन जिस समय यहां कर्नाटक था उस समय यहां पर कौन सा स्टेट हुआ करता था? यहां पर नाम क्या था उसका? मैसूर। तो कंफ्यूज ना करें, हम जो मैसूर पढ़ने जा रहे हैं वो मैसूर का मतलब आज का जो कर्नाटक आज की तारीख में है। तो पहले तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक मैसूर है, और इस मैसूर में सबसे पहले कॉपी बंद कर दो आप। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक लिखेंगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं लिखेंगे। बोर्ड पर देखो। और जो ये बता रहा हूं ये आगे मराठों वाले में भी काम आएगा आपके। बोर्ड पर देखो। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि सर अगर हम मध्यकाल में चलें, मिडाइवल एज में चलें सर, तो यहां पर कौन सा स्टेट था सर? क्योंकि कल आप पढ़ाओगे सर मराठा, तो पहले जहां मराठा हुआ करता था वहां पर कौन सा राज्य हुआ करता था सर? तो पहले यहां पर कौन सा स्टेट हुआ था? बहमनी राज्य, मिडाइवल एज में। और यहां पर जो राज्य हुआ करता था उस राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। मतलब मध्यकाल में दो इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ करते थे साउथ इंडिया में, जिसमें से एक का नाम था बहमनी और एक का नाम था विजयनगर। ठीक है, ये बहमनी भारत का एकमात्र सिया स्टेट था, सिया मुस्लिम स्टेट। मतलब भारत में अकबर औरंगजेब सब सुन्नी थे, और ये कैसा है? सिया राज्य। पूछेगा नहीं, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। और विजयनगर जो है वो एक हिंदू साम्राज्य था। इनके बीच में जबरदस्त संघर्ष हुआ, लेकिन इनके बीच संघर्ष जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं था, इनके बीच राजनीतिक संघर्ष था। और राजनीतिक संघर्ष का बड़ा कारण इनके बीच बहने वाली नदियां हैं, जैसे कृष्णा, तुंगभद्रा दोआब, गोदावरी दोआब। इन नदियों के पानी को लेकर बहमनी और विजयनगर के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि जिस बहमनी की हम बात कर रहे हैं उस बहमनी का विघटन हो गया। मतलब आप देखना कि यहां पर जो बहमनी था, इस बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ, और बहमनी साम्राज्य के विघटन से यहां पर ये 5 स्टेट बने। बहमनी के विघटन से ये 5 स्टेट बने, ये 5 मान लीजिए आप। और दक्षिण के अंदर अब भी एक साम्राज्य रहा जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। सर ये जो 5 बने, बहमनी का जो विघटन हुआ उस बहमनी के विघटन से सर वो 5 स्टेट कौन से बने थे सर? बहमनी राज्य के विघटन से 5 स्टेट कौन से बने? तो ध्यान रखना, नंबर 1 उसका नाम था बीजापुर, नंबर 2 गोलकुंडा, नंबर 3 अहमदनगर, नंबर 4 बीदर, नंबर 5 बरार। याद हो जाएगा? देखो सबसे पहले मध्यकाल में साउथ इंडिया में 2 स्टेट हुआ करते थे, बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य। इनके लगातार संघर्षों का परिणाम था कि आगे चलकर बहमनी राज्य टूट जाता है। उसके टूटन से 5 राज्य बने, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मराठा, तो मराठा जब पढ़ाऊंगा तो मैंने कहा इस जगह पर मराठा साम्राज्य का उद्भव हुआ, तो जाहिर सी बात है मराठा साम्राज्य का उद्भव इनमें से किस राज्य पर होगा? बीजापुर। जहां बीजापुर आगे जाके वहां क्या हो जाएगा? मराठा स्टेट। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब लेकिन ध्यान रखना, जब ये 5 टूट गए तब भी
इनके बीच संघर्ष खत्म नहीं हुआ और आगे चलकर क्या हुआ कि ये जो बहमनी के विघटित राज्य है, बहमनी के विघटित राज्य वर्सेज विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य, इनके मध्य जो लास्ट युद्ध हुआ है, मतलब ये पांचों और अपोजिट में कौन है, विजयनगर, इनके बीच में जो लास्ट युद्ध हुआ वो लास्ट युद्ध था 1565 के अंदर। 1565 में जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम था बन्नी हट्टी लड़ाई। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये अगर आधुनिक में काम नहीं आएगा तो आपके मिडाइवल में काम आ जाएगा, सीधा सीधा सिलेबस के अंदर है ये, मध्यकाल के अंदर। उस युद्ध को इतिहास में 3 नामों से जानते हैं। नंबर 1 बन्नी हट्टी की लड़ाई, या उसी को कहते हैं राक्षस टांगड़ी का युद्ध, राक्षस टांगड़ी का युद्ध, या उसी को कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। मतलब इस युद्ध के 3 नाम हैं। जैसे मान लो आज आपका युद्ध हुआ किसी के साथ, आज आपके साथ लड़ाई हुई, तो आप रिद्धि सिद्धि पे लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते गुजर की थड़ी पहुंच गए और गुजर की थड़ी से तुम सोडला पहुंच गए, तो इतिहास में उस युद्ध को कितने नामों जाना जाएगा, रिद्धि सिद्धि की लड़ाई या गुजर की थड़ी की लड़ाई या सोडाला का युद्ध, 3 नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही ये 3 क्षेत्र पास पास में है, इनके बीच में युद्ध हुआ तो बन्नी हट्टी की लड़ाई, राक्षस टांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। ये जो युद्ध था ये एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है, और ऐतिहासिक इस रूप में माना जाता है कि इसी युद्ध का परिणाम था कि भारत में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। जब विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया तो आप ये समझो कि जो उत्तर वाला पार्ट है यहां पर तो ये स्टेट बने रहेंगे, यहां पर तो स्टेट बने रहेंगे, लेकिन साउथ इंडिया में इसी विजयनगर के अवशेषों पर एक नया राज्य का उद्भव हुआ जिसको इतिहास में किस नाम से जानते हैं, मैसूर। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि जिस मैसूर की हम बात कर रहे हैं वो मैसूर कहां पर है, वो मैसूर दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में कहां पर है, दक्षिण पश्चिम वाली साइड के अंदर है। ये राज्य किसके अवशेषों पर आता है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध में हुआ, बन्नी हट्टी की लड़ाई या तालीकोटा का युद्ध या राक्षस टांगड़ी के युद्ध में उस साम्राज्य का अंत हुआ, और उसके अवशेषों पर जो नया साम्राज्य है उसका नाम क्या था, मैसूर। और उस जिस मैसूर राज्य का उद्भव हुआ उस मैसूर में किस वंश का शासन था, तो उत्तर होगा वहां पर किसका शासन था, वाडियार वंश। वहां पर वाडियार वंश का, जैसे राजस्थान में किस, आमेर में किसका राज था, कच्छावा। उदयपुर में किसका था, उदयपुर में किसका था, जोधपुर में किसका था। ऐसे ही मैसूर में किस वंश का राज था, वाडियार वंश। अब जो वाडियार वंश आया, इस वाडियार वंश का, वाडियार वंश का जो अंतिम शासक था, वाडियार वंश का जो अंतिम शासक था, उस अंतिम शासक का नाम था चिक्का कृष्णराज। उस वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था, चिक्का कृष्णराज था। अंतिम है, पहला नहीं बताया सर, अंतिम। जो अंतिम है वो योग्य होगा कि अयोग्य होगा, भाई लास्ट है वो तो अयोग्य होगा, तो ये अयोग्य होगा। और अयोग्य व्यक्ति की क्या पहचान होती है, जरूरी को राजा ही हो, मैं कहता हूं ये तो अयोग्य आदमी यार। अयोग्य कौन होता है, अयोग्य वो होता है जिसके घर की पंचायती दूसरे करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अयोग्य। तो ध्यान रखना, चिक्का कृष्णराज के समय में सत्ता 2 मंत्रियों के हाथ में थी। चिक्का कृष्णराज के समय सत्ता 2 मंत्रियों के हाथ में थी, और इन 2 मंत्रियों का नाम था, एक का नाम था नंजराज और एक का नाम था देवराज। पहले बताओ यहां तक याद हो गया क्या, यहां तक याद हो गया,
यहां से वापस बोले, मध्यकाल में दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण राज्य थे, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। इन दोनों के मध्य नदी दोआबों को लेकर लगातार संघर्ष हुआ, जिसका परिणाम हुआ बहमनी राज्य का विघटन हुआ। उसके 5 राज्य बने, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। ये आपके मिडाइवल में पूरा पूरा काम आएंगे। ये बहमनी के विघटित राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध नहीं थमा, लगातार युद्ध चलते रहे। और उसमें जो अंतिम युद्ध हुआ, लास्ट युद्ध हुआ, वो 1565 में हुआ। उस युद्ध का नाम था बन्नी हट्टी की लड़ाई, या राक्षस टांगड़ी का युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध का परिणाम था कि इसमें किस साम्राज्य का अंत हो गया? विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर एक नए साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसका नाम क्या था? मैसूर। मतलब जो मैसूर आया वो किसकी जगह पर आया है? विजयनगर। उस मैसूर में किसका राज था? वाडियार वंश। ध्यान रखना, देश की आजादी तक वाडियार रहेगा। उस वंश का नाम था वाडियार वंश। उस वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज के समय सत्ता किसके हाथ में थी? 2 मंत्रियों के। उन 2 मंत्रियों का नाम क्या था? नंजराज और देवराज। उसमें से नंजराज का एक सिपाही था, नंजराज के अधीन काम करने वाला एक सिपाही था, जिसका नाम था हैदर अली। नंजराज के एक सिपाही का नाम क्या था? हैदर अली। नंजराज के एक सिपाही का नाम था हैदर अली, जो सिपाही से कैप्टन बना और कैप्टन से राजा बन गया। राजा कैसे बना? क्योंकि उसको पता था कि ये सत्ता 2 मंत्रियों के हाथ में है, इनकी तानाशाही है। तो इस हैदर अली ने क्या किया? नंजराज और देवराज को सत्ता से बेदखल कर वाडियार वंश की सत्ता का अंत कर और 18वीं शताब्दी के एक नए राज्य की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं, वही सेम जगह पर स्टेट है, जिसका नाम क्या है? मैसूर। मतलब इसी मैसूर में 1761 में मैसूर राज्य को नए रूप में स्टैब्लिश करेगा हैदर अली। अब तुमसे पूछे कि हैदर अली कौन था? नंजराज और देवराज का सिपाही था। नंजराज और देवराज कौन थे? चिक्का कृष्णराज के 2 मंत्री थे। चिक्का कृष्णराज कौन था? वाडियार वंश का अंतिम शासक था। वाडियार वंश कौन था? विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर जो मैसूर आया, उस मैसूर पर जिस वंश का राज स्टार्ट हुआ, उसका नाम क्या था? उसका नाम वाडियार वंश था। सर एक बात पूछनी थी, आपने वाडियार वंश तो पढ़ा है नहीं? यहां आ जाओ वापस। हमें मैसूर राज्य पढ़ना है या उसकी हेडिंग पढ़नी है? देखो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उसका प्रतिरोध। और वो जो प्रतिरोध हुआ मैसूर की तरफ से, वो प्रतिरोध किसने किया था? वो प्रतिरोध किया हैदर अली ने। मतलब मुकाबला किसके साथ में होगा? वाडियार वंश के साथ या हैदर अली के साथ? हैदर अली के साथ। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां से हम आगे पहुंचे तो आ गया हैदर अली। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता हैदर अली, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता कि हैदर अली आया कहां से, सर कहां से टपक गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, 1761 में जिस समय ये मैसूर है, जिस समय ये मैसूर स्टेट है, उस समय यहां पर कौन सा स्टेट आ चुका है? मराठा। हम कल पढ़ेंगे इसको, मराठों। और मराठों के अंदर भी बाजीराव फर्स्ट का बेटा बैठा है, बालाजी बाजीराव। जिस समय यहां पर हैदर अली है, उस समय यहां पर बालाजी बाजीराव है। और उस समय यहां पर यह मद्रास है। और मद्रास EIC का क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। लेकिन इस समय तक अंग्रेजों ने भारत का एक राज्य जीत लिया है। उस राज्य का नाम क्या है? बंगाल। और बंगाल और मैसूर के बीच में उस समय की भारत की अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति थी, तो उस शक्ति का नाम क्या था? हैदराबाद। मतलब जिस समय यहां पर मैसूर में हैदर अली है, उस समय यहां इस कोने पर कौन है? अंग्रेज। यहां पर कौन है? हैदराबाद। यहां जस्ट ऊपर कौन है? और यहां पर कौन है? बंगाल। किसके पास में है? EIC के पास। कल को अंग्रेज लड़ेंगे हैदर अली से, पैसा किसका लग रहा है? बंगाल का। पैसा बंगाल का लग रहा है। और चाहे बंगाल का लगे चाहे पंजाब का लगे, पैसा भारत का लग रहा है। गरीबी हमारे अंदर आनी है। तो 1761 में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की।
और हैदर अली की जो हैदर, देखो यहां पर जो मैसूर था ना, उस मैसूर की राजधानी तो वाडियार वंश की राजधानी तो मैसूर ही है, लेकिन हैदर अली अपनी राजधानी नई बनाता है। और हैदर अली की राजधानी मैसूर से जस्ट 7 किलोमीटर दूर एक जगह है, श्रीरंगपट्टनम। जस्ट मैसूर कभी आप घूमने जाओ तो मैसूर से 7 किलोमीटर निकलते, जैसे आप घूमने जाओ आमेर, तो आमेर से जस्ट 7 किलोमीटर पर जयपुर है। पहले आमेर या जयपुर? पहले आमेर बसा या जयपुर बसा? पहले आमेर, बाद में जयपुर बसा है। ऐसे पहले मैसूर, उसके बाद में कौन सा आया है? श्रीरंगपट्टनम। तो अब दक्षिण भारत में हैदर अली स्टैब्लिश हुआ। और देखो आज तुम्हारे घर में 10 बीघा जमीन है, तुम तुम्हारे पिताजी के योग्य बैठे हो, तो 10 का कितना करोगे? 20, 20 का 40 तो योग्य माने जाओगे, और 10 कोई बेच के खा गए तो अयोग्य माने जाओगे। ऐसे ही हैदर अली के पास मैसूर आया है, तो जाहिर सी बात है जितना साम्राज्य होगा उसका वो क्या करेगा? विस्तार करेगा। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा मसाला उत्पादक क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक क्षेत्र जो था ना, वो त्रावणकोर स्टेट था। कौन सा? त्रावणकोर। जहां त्रावणकोर, कालीकट, ये जो क्षेत्र है, यहां पर आपको काली मिर्च और इससे संबंधित जो मसाले हैं वो सबसे अधिक मिलते हैं। तो हैदर अली की नजर भी इस मसाला उत्पादक क्षेत्र पे होगी। और अंग्रेज तो आए हुए किस लिए हैं? मसालों के लिए। एक आप लोग ध्यान रखना, हमेशा जो हमारा दुश्मन होता है ना, वो नजदीकी होता है। तुम्हारी दुश्मनी कभी अंबानी से नहीं होगी, तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारे पड़ोसी से, तुम्हारे रिश्तेदार से दुश्मनी होने वाली। तो अंग्रेजों के जो मेन दुश्मन थे ना, अंग्रेजों के मेन दुश्मन थे पांडिचेरी में बैठे हुए फ्रेंच। पांडिचेरी में बैठे हुए फ्रेंच, मतलब अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ लगातार संघर्ष चला है, क्योंकि दोनों एक क्षेत्र से आए। और हैदर अली किससे नजदीकियां बढ़ाएगा? फ्रेंच से। और ये इनके मध्य संघर्ष का कारण होगा। संघर्ष का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अंग्रेज साउथ इंडिया में अपने मुख्यालय मद्रास के पास किसी नई शक्ति को नहीं पनपने देना चाहते थे। और उसी समय जब 1761 में हैदर अली का आगमन हुआ, तो हैदर अली अपने साम्राज्य का क्या करेगा? विस्तार। जब साम्राज्य का विस्तार किया तो युद्ध शुरू होगा, आंगल मैसूर युद्ध। अब आंगल मैसूर युद्ध क्यों होगा? क्योंकि एक तो हैदर अली किससे निकटता बना रहा है? फ्रेंच के साथ। हैदर अली किन क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर रहा है? मसाला उत्पादक क्षेत्र। तो ये इसका कारण बनेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हेडिंग डालो आप लोग। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद है मैसूर। सबसे पहले लिखना पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि लिखना। बैकग्राउंड के अंदर लिखना मध्यकाल में दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। दो महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। नंबर 1 बहमनी साम्राज्य और नंबर 2 विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य। थोड़ा सा ये मैप भी बना लेना आप लोग, ऐसे लिखा देना, बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य। बहमनी और विजयनगर लिखना, पैरा चेंज लिखना। इन दोनों साम्राज्य के संघर्ष का
इन दोनों साम्राज्य के संघर्ष का इन दोनों साम्राज्य के संघर्ष का परिणाम था, इन दोनों साम्राज्य के संघर्ष का परिणाम था कि बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया। बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया। बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया और उससे 5 स्वतंत्र राज्य बने और उससे 5 स्वतंत्र राज्य बने। 5 स्वतंत्र राज्य बने। वो जो 5 बने, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। बीदर और बरार। बीदर और बरार। बीदर और बरार। लिखो नोट के। लिखना, इन 5 के बनने के बाद भी, इन 5 के बनने के बाद भी इनका विजयनगर के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा। लगातार संघर्ष चलता रहा। लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसका अंत 1565 के युद्ध के साथ हुआ। जिसका अंत 1565 के साथ में हुआ। 1565 के युद्ध के साथ में हुआ। 1565 का 1565 का युद्ध सबसे पहले तो किसके मध्य हुआ? तो उत्तर होगा, मेरे साथ साथ में लिख लो आप, विजयनगर वर्सेस बहमनी के विघटित राज्य। बहमनी की विघटित राज्य। इस युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है। इस युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है। इस युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है। अब ये 3 नाम कौन कौन से जो मैंने अभी आपको बताए, 3 नामों से जाना जाता है। वो 3 नाम जो है, बन्नी हट्टी की लड़ाई, बन्नी हट्टी की लड़ाई, या राक्षस टांगड़ी का युद्ध। बन्नी हट्टी की लड़ाई या राक्षस टांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये 1565 के अंदर। 1565। 3 नामों से इसको जाना जाता है। इस युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है। इस युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है। अब नीचे आप लिख लो परिणाम। नंबर 1, इस युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य का
अंत हो गया। इस युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की अवशेषों पर ही एक नए राज्य का उद्भव हुआ। एक नए राज्य का उद्भव हुआ जिसे मैसूर कहते हैं। जिससे मैसूर कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर ही एक नए राज्य का उद्भव हुआ जिसे मैसूर कहते हैं। पैरा चेंज करना और लिखना विशेष बिंदु। विशेष बिंदु। विशेष बिंदु। इस नए मैसूर राज्य पर, इस नए मैसूर राज्य पर वाडियार वंश का राज था। वाडियार वंश का राज था। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, वाडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राज था। वाडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राज था, जिसके समय सत्ता 2 मंत्रियों के हाथों में थी। 2 मंत्रियों के हाथों में थी। जिसके समय सत्ता 2 मंत्रियों के हाथों में थी। और ऐसे करके उन दोनों के नाम लिख दो। उन दोनों भाइयों का नाम था नंजराज और देवराज। नंजराज और देवराज। नंजराज और देवराज। ठीक है। नंजराज के नीचे आप लिख दो, इसका एक सिपाही था। इसका एक सिपाही था जिसका नाम क्या था? हैदर अली। इसका एक सिपाही था जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली। हैदर अली लिख लिया सबने? और ऑनलाइन वाले जो क्लास देख रहे हैं वो भी अगर मेरी कहीं लगे कि आप लिख नहीं पाए तो कमेंट जरूर कर देना। अब पैरा चेंज करना और लिखना 18वीं सदी का मैसूर। 18वीं सदी का मैसूर। इसके आगे लिख देना संस्थापक हैदर अली। अठारहवीं सदी का मैसूर, संस्थापक हैदर अली। हैदर अली। और जहां आपने हैदर अली लिखा है लिख देना 1761 से लेकर 1782। 1761 का मतलब 18वीं शताब्दी होगी। संस्थापक हैदर अली। हैदर अली। अब कुछ पॉइंट्स वाइज और लिख देना। हैदर अली का जन्म
हैदर अली का जन्म 1721 में कोलार, कर्नाटक में हुआ। कोलार कर्नाटक में हुआ। नंबर 2, ये नंजराज के अधीन, ये नंजराज के अधीन एक सिपाही था, सिपाही था जो अपनी योग्यता के दम पर, जो योग्यता के दम पर सेना में उच्च पद तक पहुंचा। उच्च पद तक पहुंचा मतलब ये नंजराज के दिन एक सिपाही था, लेकिन जरूरी नहीं कि सिपाही जिंदगी भर सिपाही रहा, योग्यता के दम पर सेना में उच्च पद तक पहुंचा। 1755 में इसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की, शस्त्रागार की स्थापना की, स्थापना की। मराठों एवं अंग्रेजों के हमलों की संभावना मैसूर पर बढ़ रही थी। मतलब या तो हमला कर सकते थे अंग्रेज, या ऊपर कौन है, मराठे। मराठों एवं अंग्रेजों के हमलों की संभावना मैसूर पर बढ़ रही थी। और मैसूर का शासक कैसा था, मैसूर का शासक अयोग्य था। तो इस करीब देखो, अभी तो मैंने हैदर अली लिखा है, लेकिन 1761 तक नहीं पहुंचाऊं। हैदर अली उन दोनों भाइयों को क्यों उठाएगा, क्योंकि उनकी तानाशाही थी, राजा अयोग्य था। और अब या तो मराठे हमले कर सकते थे, या कौन कर सकते थे, अंग्रेज। तो इसने क्या किया, 1761 में नंजराज एवं देवराज को, नंजराज और देवराज को सत्ता से बेदखल कर, सत्ता से बेदखल कर मैसूर पर नियंत्रण कर लिया, मैसूर पर नियंत्रण कर लिया। 1761 में इसने नंजराज और देवराज को सत्ता से बेदखल कर मैसूर पर नियंत्रण कर लिया एवं एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जहां आपने संस्थापक लिखा था ना हैदर अली, वहां राजधानी लिख देना इसकी श्रीरंगपट्टनम, राजधानी श्रीरंगपट्टनम। एक लास्ट पॉइंट लिखा ना भी आपने, 1761 में नंजराज और देवराज को सत्ता से बेदखल कर मैसूर पर नियंत्रण कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, जिसका सुल्तान हैदर अली बन गया। लिख दो उसके अंदर, जिसका सुल्तान, लास्ट में, जिसका सुल्तान हैदर अली बन गया। जिसे हम कहते हैं राजा, वहां दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, सुल्तान। जिसका सुल्तान हैदर अली बन गया, हैदर अली बन गया, हैदर अली बन गया।
अब जिस समय हैदर अली है, थोड़ा सा बोर्ड पर देखना और ये मैप आप बना लेना कि जिस समय इस मैसूर के अंदर यहां पर ये मैसूर है और मैसूर का शासक यहां पर जिस समय हैदर अली है, उस समय यहां पर कौन है? मराठा राज्य है। यहां पर ये मराठा राज्य है, यहां पर ये हैदराबाद है और यहां पर ये जो है ये मद्रास है और मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी है। और पी फॉर पुदुचेरी, उस समय इसका नाम पांडिचेरी था, पांडिचेरी। और पांडिचेरी में कौन थे? फ्रेंच। पांडिचेरी में फ्रेंच थे। ऐसा बना लो आप इसको। ताकि तुम्हें याद रहे। तो मैसूर का सुल्तान जो है ना वो हैदर अली बन गया है। मैसूर का सुल्तान हैदर अली है। अब सबसे पहले हमने यहां लिखा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये हुआ है 1767 से लेकर 69 के बीच में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले तो कारण क्या है? कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कारण क्या है लिखना। पहले बताओ, समझ दोगे ना कारण क्या है? दक्षिण भारत के मसाला उत्पादक क्षेत्रों पर अंग्रेजों और मैसूर दोनों की नजर थी। नंबर 2, अंग्रेज अपने दक्षिणी मुख्यालय मद्रास के पास किसी और शक्ति को पनपने नहीं देना चाहते थे। नंबर 3, मैसूर और फ्रेंच की बढ़ती हुई मित्रता, जबकि उस समय फ्रेंच और अंग्रेजों की दुश्मनी अपने चरम पर थी। तो लिखो आप, लिखना सबसे पहले कारण। कारण नंबर 1 लिखना। नंबर 1, हैदर अली द्वारा दक्षिण भारत में, हैदर अली द्वारा दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में मसाला उत्पादक क्षेत्रों पर, मसाला उत्पादक क्षेत्रों पर, मसाला उत्पादक क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना, 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 जबकि अंग्रेजों की नजर भी, जबकि अंग्रेजों की नजर भी, अंग्रेजों की नजर भी इसी क्षेत्र पर थी, जबकि अंग्रेजों की नजर भी इसी क्षेत्र पर थी, इसी क्षेत्र पर थी। नंबर 2, अंग्रेज अपने दक्षिणी मुख्यालय, अंग्रेज अपने दक्षिणी मुख्यालय, दक्षिणी मुख्यालय, दक्षिणी मुख्यालय मद्रास के पास, मद्रास के साथ, मद्रास के पास किसी शक्तिशाली राज्य को, किसी शक्तिशाली राज्य को, किसी शक्तिशाली राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा मानते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा मानते थे, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा मानते थे।
नंबर 3, फ्रांसीसियों एवं मैसूर के मध्य बढ़ती हुई मित्रता। फ्रांसीसियों एवं मैसूर के मध्य बढ़ती हुई मित्रता। बढ़ती हुई मित्रता। बढ़ती हुई मित्रता। तो आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है। आपसे सिर्फ इतना आग्रह है, जितना मैंने आज पढ़ा है ना, उसका आप बढ़िया से याद करके आ जाना। सर हम पढ़ के कहां से आए? तुम्हारी इतनी इच्छा हो तो आप 11th या 12th क्लास के एनसीईआरटी ले लो, और वहां लिखे हुए 18वीं सदी के राज्य, उसमें मैसूर मराठे सब वहां लिखे हुए, तो अधिक से अधिक वो पढ़ के आप आ सकते हो। बाकी यहां पर क्लास में हो जाएगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।